स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो मैं लेके आया हूँ। अब 2 वीडियोस में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज सेकंड लास्ट वीडियो इसका है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड, और जो लास्ट वीडियो रहने वाला है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, ठीक है। और जो बैक बॉन्डिंग का एक टॉपिक होगा उसको भी ले लेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आज अपन को कवर करना है। अगर अपन बात करें एप्लीकेशंस की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है? तो अपन बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो वो ये बताती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें मेटल और लिगेंड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर आयोनिक होती है, जिसमें लिगेंड जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है। दोनों केस में वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, और वो पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरह अपन उसको मानते हैं। और जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ओके, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है? जब अपन बात करते हैं वीबीटी की। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ, तो लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने ऑर्बिटल्स में, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है? रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। उस रिपल्सन की वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के 5, वो डिजेनरेट सेट में होते हैं लिगेंड के आने से पहले। लेकिन जैसे ही जो एनर्जी हाई होती है सिस्टम की, तो उससे क्या होता है? मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट्स हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल्स में। एक को अपन बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं Ag, ठीक है। कौन सा ऊपर जाएगा कौन से नीचे जाएगा ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रिस्टल फील्ड है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है तो T2G नीचे और Ag ऊपर जाता है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है तो उल्टा होता है। क्लियर है? रीजंस भी अपन ने इसके देखे थे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ये किस तरह से लिगेंड्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, ये भी अपन ने देखा था। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो CFS यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर लिगेंड वीक है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड्स 4 ही होते हैं मोनोडेंटेड, इसलिए वहां CFS कम आती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स, बिकॉज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स द डोनर एटम्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स आर 6, while in case of tetrahedral only 4 donor atoms are available। यानी टेट्राहेड्रल केस में 4 डोनर एटम होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 डोनर एटम होते हैं। तो 6 लिगेंड्स हो गए वहां पर मोनोडेंटेड, इसलिए वहां पर ज्यादा CFS आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। चलो आज अपन ये देखेंगे, ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल बताया, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाती है CFT से। मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं, VBT से निकाल सकते हैं, CFT से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जब अपन कॉम्प्लेक्स से निकालते हैं तो हम निकाल रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट। वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि जितने भी केस में लेने वाला हूं यहाँ पर वो एक्चुअली में 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं। 3D सीरीज समझिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 21 से लेकर के और 30 के बीच में रखी हुई है, एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में। तो उन एलिमेंट्स को अपन लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों। लाइटर एलिमेंट्स में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है टोटल, वो सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, और वो √10 × n+2 से निकलता है। Bm इसकी यूनिट है, जिसको अपन बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। अब अपन बात करते हैं सेकंड की। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया तो n की वैल्यू पुट करनी है सारा कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड, किस तरह से हुआ है। CFSE, आप देखो CFSE यहाँ पर क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में N/T2G, मतलब T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G सेट में उसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों 0.4 से माइनस में। जितने भी Eg इलेक्ट्रॉन्स हैं Eg सेट में उसको मल्टीप्लाई करना 0.6 से, दोनों को ऐड करना, डेल O की वैल्यू डेल O पीछे लगा देना, वो ऑक्टाहेड्रल केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम निकालोगे। टेट्राहेड्रल फील्ड में उल्टा होगा, मतलब जो Neg है वो इधर आ जाएगा, N2G उधर चला जाएगा, साइंस अपोजिट हो जाएंगे।
और लास्ट है कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर किस तरह से आता है? कलर जो आता है कॉम्प्लेक्स इसका सीएफटी के अकॉर्डिंग वो आता है डी ट्रांजिशन की वजह से। वीबीटी से जब पूछा गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि कलर किस वजह से आता है, ठीक है, तो वो वहां लिमिटेशन बन जाती है। वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकती है, ठीक है। सीएफटी से अपन इन चारों कामों को कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के इनको चारों को अपन करके देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कर लो क्या क्या एप्लीकेशंस है। चलो अगर अपन बात करें एक एग्जांपल की, तो उस एग्जांपल से इन चारों चीजों को अपन क्लियर कर लेते हैं। फिर दो तीन एग्जांपल से क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बहुत ही फेमस एग्जांपल लेते हैं K4FeCl का होल 6। IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। वीबीटी तक की बात करें तो अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं इस कंपाउंड का। सब अपन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा होगा, आयोनिक स्पेयर कौन सा होगा। ये आयोनिक स्पेयर होगा, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। IUPAC नेम दे सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। क्लियर है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe में बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। Fe का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, फिर क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं जिसको अपन कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रा बोलते हैं, वगैरह वगैरह के लिए बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती है। लेकिन अभी अपन CF2 को अप्लाई करेंगे और सबसे पहली चीज अपन क्या जानेंगे बताओ। जो सबसे फर्स्ट जो इसमें पॉइंट आ रहा है CFT का वो हमारा है मैग्नेटिक मोमेंट का। क्लियर है? चलो मैग्नेटिक मोमेंट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें? तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अपन को इसका क्या बनाना पड़ेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले इसका x निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू जेड से x क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर ऑक्सीडेशन नंबर। Fe पर अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। x y क्या है, जो मेटल है उससे जुड़े हुए जितने भी लिगेंड्स हैं उनका चार्ज, वो है हमारे पास -6 इक्वल टू जेड क्या है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उस पर चार्ज, और वो चार्ज कितना होगा 4। यहां से देख लेंगे कितना होगा -4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, +2 आ जाएगी। मतलब Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 में। अब क्या करेंगे, Fe का इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। Fe+2 क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लिख रहे, Fe+2 का लिखेंगे, और वो हमारे पास होगा Ar18 पर जो भाई इसका 26 हो गया ना एटॉमिक नंबर, तो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे अपन। तो 26 से पहले जो 18 है नोबल गैस, तो 18 इलेक्ट्रॉन Ar को रिप्लेस करके अपन ने 18 इलेक्ट्रॉन को Ar से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अपन लिखेंगे 3d6 और 4s2 तब होता जब यह 0 होता, वो गायब हो गए तो 4s 0 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो d ऑर्बिटल्स में होगी, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो दिखाना जरूरी है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 6 हैं। चलो तो 3d6 सिस्टम हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स d के, इनमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर देते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर दिए अपन ने। अब क्या करते हैं अपन, 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर देने के बाद अब अपन क्या करते हैं, इनमें स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे 6 साइनाइड्स लिगेंड्स जब आएंगे तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बताया था मैंने। ये इस तरह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब क्या करना है, फाइनल स्प्लिटिंग करनी है। ऊपर कौन सा सेट है बताओ, ऊपर है Eg क्योंकि ऑक्टेट्रल फील्ड और नीचे कौन सा है T2G। ये वेरी सेंटर है हमारा। ठीक है, ये गैप को क्या होता है, डेल O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा बड़ा होता है, वीक फील्ड में कम होता है। ठीक है, अच्छा अगर अपन बात करें इसकी, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है -0.4 डेल O, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है +0.6 डेल O। ठीक है, चलो अब अपन को करना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। कैसे निकालना है, अब इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करके देखते हैं एंड देन फाइंड करनी है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है इस सेट में और इस सेट में। तो देखो लिगेंड के नेचर बताओ, लिगेंड यहाँ पर कैसा है बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है। साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है पता है ना आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो डेल O होता है वो बड़ा होता है पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा, भाई 3 तो यहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के सामने 2 रास्ते होंगे, या तो वो पेयर कर जाए, यहाँ पर पेयर करने के लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए, और या फिर वो ऊपर चला जाए। उसके लिए अपन को डेल O दैट मींस CFSE का गैप क्रॉस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है पेयरिंग के लिए, तो सिस्टम क्या अलाउड करेगा, पेयर होना ज्यादा पसंद करेगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, ऐसे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो जाएगा, ऐसे सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हो जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे। तो देन वी फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो है 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। यहाँ तो बचे गए 4, लेकिन फुल होने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। क्लियर है? n की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 0 आ गई तो μs की वैल्यू भी अपने आप ही 0 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। तो ये अपन ने फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि यहाँ पर f होता, जो कि मैं करके दिखाऊंगा, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बताओ, लगाओ दिमाग, f वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर पेयर अप ना होकर के ऊपर चले जाते हैं, तो वीक फील्ड लिगेंड में उल्टा होता है, तो वो केस अपन बाद में लेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 बोर मैग्नेट्रॉन आ, बिकॉज़ ऑफ इट्स है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। चलो अब अपन देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, नोट कर लो, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। और जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधा सा है, देखो सेकंड जो हमारी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है CFT के बेस पे, वो थी μs की वैल्यू, और वो 0 बोर मैग्नेट्रॉन आई है, बिकॉज n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। सेकंड क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ फाइनल, अभी अपन ने बनाया था भाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और EG में कितने 0, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? थर्ड जो अपन बात कर रहे हैं वो हमारी किस चीज की है, इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, n की वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक, तो ये कौन सा है, डायमैग्नेटिक। बताया था मैंने VBT में से कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सिस्टम के पास तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से रिपेल होता है, और उस केस में उसके नीचे डायमैग्नेटिक होती है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो अट्रैक्ट होता है, तो उस केस में उसको पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो T2G4 EG 0 होता है। अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन जो इसकी बच्चों है वो है हमारे पास फोर्थ कलर CFSE, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम, 3 यहां पर और 2 यहां पर, और ये हमारे पास गैप है -0.4 डेल O, और ये +0.6 डेल, और ये पूरा हो जाएगा 1 डेल। ऐड कर दो, माइनस साइन हटा के, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये सिस्टम है हमारा। चलो अब देखो CFSE कैसे निकालेंगे सिस्टम की, इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला है n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ, ठीक है, इनटू -0.4 प्लस ब्रैकेट में चल रहा है, देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में है उसको -0.4, देखो जब इलेक्ट्रॉन एक नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है -0.4, 2 से कितनी होगी 0.8, तो यहाँ 6 जा रहे हैं, तो 6 से कितनी होगी वो अपन यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर की, ऊपर कोई भी नहीं, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, यहाँ फाइनल आंसर आएगा -2.4 डेल। भाई 6 को मल्टीप्लाई कर दिया ना 0.4 से माइनस में, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर -2.4, इसलिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह CFSE। कलर की अगर अपन बात करें तो इसमें कलरलेस कॉम्प्लेक्स, कलरलेस क्यों, डी-डे ट्रांजिशंस जो होंगे यहाँ पर वो डिपेंड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि यहाँ इस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, T2G सेट में, T2G सेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, इजीली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो वहां डी-डे ट्रांजिशन। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ये चारों एप्लीकेशंस को देखते हैं। क्लियर है? अच्छा, कलर में एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके कर लिया करो।
देखो बच्चों, कलर की अगर अपन बात करते हैं, कलर की, ठीक है, तो कलर हमेशा कॉम्प्लेक्स में जो होता है वो विजिबल रीजन से आता है। मतलब जो विजिबल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उससे कलर आता है, ठीक है। अगर यूवी लाइट पड़ेगी तो कलर नहीं है, एक्सरे पड़ेगी तो कलर नहीं है। ये दुनिया सतरंगी है, 7 रंग की है, 7 कलर की है, और ये 7 कलर क्यों आते हैं? विजिबल लाइट की वजह से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है किस तरह इसको अपन समझे। देखो, ये हमारे पास सपोज करो ये लाइट का कोई सोर्स है जहां से ये लाइट इस तरह आ रही है। अपन ने क्या किया, इसको इंसिडेंट करवाया एक ट्रायंगल प्रिज्म पर। तो प्रिज्म से निकलने के बाद ये लाइट ऐसे आई और इस तरह से डिफ्लेक्शन हुआ और 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका होता है? सबसे कम होता है यहाँ पर रेड का, सबसे ज्यादा वायलेट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस तरह सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन वायलेट है। मतलब जिस लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और जिस लाइट की एनर्जी सबसे कम होती है उसका डिफ्लेक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। इधर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है, और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इस रेड कलर की। सबसे कम एनर्जी रेड कलर की, सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट। सारी चीजें जनरल है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। अगर लिगेंड को हम देखें, सपोज करो हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड है, ध्यान देना, 3 टाइप के लिगेंड है। एक हमारे पास है CN, एक हमारे पास है NH3 और एक हमारे पास है वाटर। ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वीक होता है, लेकिन इन दोनों में से भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा वीक है और ये बहुत वीक है। ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब अगर साइनाइड के केस में देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा स्प्लिटिंग, ये गैप ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो जब अपन कोई लाइट यहाँ डालेंगे साइनाइड के केस में, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जंप करके यहाँ आने में ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, रेड से वायलेट की तरफ चले जाएंगे, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और वाटर के केस में वीक लिगेंड है तो गैप कम आएगा, तो कम एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, क्लियर। तो अगर अपन बात करते हैं कि किस केस में कॉम्प्लेक्स ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और किस केस में कॉम्प्लेक्स कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो अपन लिगेंड्स को देख करके बताएंगे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो गैप बड़ा होगा, एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। वीक है तो लिगेंड जो होगा वो गैप को छोटा हो जाएगा, एनर्जी कम एब्सॉर्ब करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स जिस कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है उस कलर का वो दिखता नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स जिस कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्ट करेगा उस कलर का वो दिखाई देगा। भाई अगर रेड कलर को कोई एब्सॉर्ब कर रहा है तो रेड कलर का थोड़ी होगा वो सब्सटेंस, रेड कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो एमिट करेगा बाद में, तो उस कलर का वो दिखाई देगा। तो अब अपन ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किस कलर को एब्सॉर्ब करेगा, किस कलर का दिखेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। वो चीज मैं आपको बता देता हूं, लेकिन किस कलर को एब्सॉर्ब करेगा ये चीज अपन इस बेस पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि साइनाइड, NH3 और H2 ये 3 लिगेंड्स हैं, ये 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे, तो कौन से कॉम्प्लेक्स में ज्यादा हाई एनर्जी की लाइट एब्सॉर्ब होगी, तो आपका आंसर होगा जिसमें साइनाइड है। और कौन से कॉम्प्लेक्स में कम एनर्जी की लाइट एब्सॉर्ब होगी, जिसमें वाटर। इतना क्लियर हुआ। अब वो किस कलर का दिखेगा वो बात की बात है, तो वो अपन अब देखते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो एक बार। अब अपन ये देखते हैं कि वो किस कलर का दिखेगा। रिलेशनशिप क्या है एब्सॉर्ब कलर और रिफ्लेक्टिंग कलर में, तो इसको एक सर्कल से समझते हैं। 7 कलर में से अपन यहाँ पर इंडिगो यानी जामुनी कलर को गायब कर देते हैं और 6 कलर रखते हैं, जिससे 3-3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। और अपन क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्लस बनाते हैं और इसको बीचों बीच से क्रॉस कर देते हैं। इस तरह 6 कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अपन क्या करते हैं यहाँ इस सबसे छोटे वाले कॉलम में रखेंगे सबसे पहले V, आई है नहीं, वॉयलेट, इंडिगो है नहीं, तो ब्लू आ जाएगा। उसके बाद देखो ग्रीन, उसके बाद देखो येलो, उसके बाद देखो ऑरेंज, उसके बाद देखो रेड। इस तरह बन गया। अब देखो ब्लू के सामने, ब्लू वाले डब्बे के सामने ये है ऑरेंज का, मतलब ब्लू कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो ऑरेंज होगा। ध्यान से देखो। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा बच्चों? वॉयलेट, नहीं सॉरी रेड, ग्रीन रेड के सामने रेड होगा। येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो वॉयलेट। मतलब क्या है इस चीज का? अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर की लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है तो ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, वो ऑरेंज कलर का दिखेगा।
और अगर ऑरेंज कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो ब्लू कलर के दिखेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो रेड कलर का दिखेगा, और रेड कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो ग्रीन कलर का दिखेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स येलो कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वॉयलेट कलर का दिखेगा, और वॉयलेट कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो येलो कलर का दिखेगा। ठीक है।